सुबह का वक्त है। भीड़ भरी मेट्रो का डिब्बा। खिड़की के पास खड़ा एक लड़का अपने लैपटॉप बैग को थामे खामोशी से बाहर देख रहा है। चेहरे पर थकान है, लेकिन मन में सवाल और भी बड़ा। क्या यही मेरी जिंदगी है? यही मेरा आने वाला फ्यूचर है? वो रोज ऑफिस जाता है, डेडलाइंस पूरी करता है, महीने के अंत में सैलरी लेता है और फिर वही साइकिल दोहराई जाती है। बाहर से सब नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर से एक खालीपन उसे खाए जा रहा है। और शायद यही कहानी हमारे आसपास के लाखों लोगों की है। वो जी तो रहे हैं, लेकिन बिना किसी ब्लूप्रिंट के। उनकी जिंदगी ऐसे चल रही है जैसे कोई चेस प्लेयर जो ओपोनेंट की चाल पर बस रिएक्ट करता रहता है। स्ट्रेटजी जीरो, विजन क्लियर नहीं है। अब कॉन्ट्रास्ट देखिए। उसी मेट्रो में एक और इंसान खड़ा है, उसी हसल, उसी भीड़ में, लेकिन उसकी आंखों में अलग चमक है, क्योंकि उसके पास क्लैरिटी है। उसे पता है उसके अगले 5 मूव्स क्या हैं। पहला मूव, अपने स्किल्स शार्पन करना। दूसरा मूव, सही नेटवर्क बनाना। तीसरा मूव, लीडरशिप रोल पाना। चौथा मूव, अपना बिजनेस शुरू करना। और 5वां मूव, इंडस्ट्री में ऐसा नाम बनाना जो आने वाले सालों तक याद रहे। अब उसका हर दिन पर्पसफुल है। वो सिर्फ जॉब करने नहीं जा रहा, वो अपने भविष्य का चेस बोर्ड डिजाइन कर रहा है। यही फर्क विनर्स और एवरेज लोगों के बीच होता है। कुछ लोग दिन काटते रहते हैं और कुछ लोग स्ट्रेटजी से गेम बदल देते हैं। दोस्तों, आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं वो इसी फर्क को क्लियर करती है। योर नेक्स्ट 5 मूव्स, जिसे लिखा है पैट्रिक बेट डेविड ने। पैट्रिक खुद इस प्रिंसिपल का जीता जागता उदाहरण है। ईरान से अमेरिका पहुंचे, बिना रिसोर्सेज, बिना कॉन्टैक्ट्स और लैंग्वेज बैरियर के साथ। छोटे मोटे कामों से शुरुआत की, लेकिन उन्होंने कभी सिर्फ आज के बारे में नहीं सोचा। हमेशा 5 मूव्स आगे तक विजन रखा। और नतीजा, आज वो एक मल्टी मिलियनियर एंटरप्रेन्योर और दुनिया के सबसे रिस्पेक्टेड बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट में गिने जाते हैं। पैट्रिक कहते हैं, क्लैरिटी इज पावर। अगर आपको पता नहीं कि आपके अगले कदम क्या हैं, तो आप किसी और की स्ट्रेटजी का हिस्सा बन जाते हैं। जिंदगी भी कुछ ऐसी है जैसे एक लंबी ड्राइव। अगर आपको सिर्फ 100 मीटर तक का रास्ता दिखे तो हर मोड़ पर डर लगेगा, लेकिन अगर हेडलाइट्स आपको 5 किलोमीटर आगे तक साफ दिखा दें तो आपका कॉन्फिडेंस अलग होगा। करियर भी ऐसा ही है। जो लोग सिर्फ आज तक देखते हैं वो बार बार फंसते हैं, लेकिन जिनके पास 5 मूव्स अहेड क्लैरिटी होती है वही असली विनर्स होते हैं। ये किताब हमें 5 डायमेंशंस में सोचने की ताकत देती है। 1, खुद को गहराई से समझना यानी सेल्फ अवेयरनेस। 2, स्ट्रेटजी बनाना। 3, सही टीम तैयार करना। 4, ओपोनेंट्स की चालें समझना। और 5, लॉन्ग टर्म विजन सेट करना। अब सवाल यही है, क्या आप भी बिना ब्लूप्रिंट के रिएक्ट करके जीते रहेंगे, या फिर अपने नेक्स्ट 5 मूव्स क्लियर करके अपनी जिंदगी और करियर के चैंपियन बनेंगे? आइए अब स्टेप बाय स्टेप इस किताब के लेसन्स को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम सब अपनी नेक्स्ट 5 मूव्स डिफाइन कर सकते हैं। लेसन 1, सेल्फ अवेयरनेस, खुद को गहराई से समझना। जिंदगी और करियर की हर बड़ी जीत की शुरुआत यहीं से होती है, खुद को जानने से। पैट्रिक बेट डेविड कहते हैं कि अगर इंसान को यही नहीं पता कि वो कौन है, तो उसकी प्लानिंग और मेहनत सब अधूरी रह जाएगी। कई लोग अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक डिसीजंस लेकर गुजार देते हैं। कोई अपने माता पिता की पसंद के कारण एक जॉब चुनता है, कोई सोसाइटी की नज़रों में सिक्योर फ्यूचर के लिए किसी फील्ड में चला जाता है। बाहर से सब ठीक लगता है, लेकिन अंदर एक खालीपन बना रहता है। यही कमी है सेल्फ अवेयरनेस की। एक लड़की की कहानी लीजिए। उसके पास अच्छी कॉर्पोरेट जॉब थी, सैलरी भी बढ़िया थी, कोलीग सपोर्टिव थे, लेकिन हर दिन का अंत एक ही सवाल के साथ होता कि क्या मैं इसी के लिए बनी हूं? उसे महसूस हुआ कि वो फाइनेंस की स्प्रेडशीट से नहीं, बल्कि आर्ट और डिजाइन से खुश होती है। लेकिन उसने ये रास्ता इसलिए चुना था क्योंकि परिवार को यही सुरक्षित लगा। रिजल्ट ये हुआ कि बाहर से सब परफेक्ट दिखने के बावजूद वो अंदर से असंतुष्ट रही। पैट्रिक कहते हैं, अगर आप खुद को नहीं जानते तो आप दूसरों की कॉपी बनकर रह जाएंगे, और कॉपी से कभी कोई बड़ा गेम नहीं जीतता। इसलिए पहला कदम यही है कि इंसान खुद से ईमानदारी से पूछे, मेरी असली ताकत क्या है? कौन सा काम मुझे एनर्जी देता है और कौन सा काम मुझे थका देता है?
सेल्फ अवेयरनेस पाने के 3 रास्ते आसान हैं। पहला, रोज थोड़ी देर अपने आप से सवाल करना। किस काम को करते हुए समय का पता ही नहीं चलता और किस काम में मिनट भी घंटे जैसे लगते हैं। दूसरा, दूसरों से फीडबैक लेना। कभी कभी हमारे दोस्त, कोलीग्स या फैमिली हमारी स्ट्रेंथ्स हमसे बेहतर समझते हैं। तीसरा, अपने पुराने एक्सपीरियंसेस पर नजर डालना। जब आप पिछले 5-10 साल देखते हैं तो साफ नजर आता है कि किन सिचुएशंस में आपने प्रोग्रेस की और किन में आप बार बार फंस गए। एक लड़के की कहानी इसे और साफ करती है। MBA करने के बाद उसने कॉर्पोरेट में काम शुरू किया। हर बार जब उसे एक्सेल शीट्स और डेटा रिपोर्ट्स पर काम करना पड़ता, उसका मन बुझ जाता। लेकिन जब भी उसे क्लाइंट प्रेजेंटेशंस और टीम डिस्कशंस करनी पड़ती, वो एनर्जी से भर जाता। कुछ समय बाद उसे समझ आया कि उसकी असली ताकत कम्युनिकेशन और लीडरशिप है, न कि डेटा एनालिसिस। उसने अपनी दिशा बदली और कंसल्टिंग फील्ड ज्वाइन की। वहां उसकी ग्रोथ डबल हो गई, क्योंकि अब उसका काम उसकी असली स्ट्रेंथ्स के साथ अलाइन था। लेसन साफ है, सेल्फ अवेयरनेस क्लैरिटी लाता है। ये बताता है कि पहला कदम किस दिशा में होना चाहिए। अगर पहला कदम ही गलत दिशा में हो तो बाकी के 5 मूव्स भी बेकार हो जाएंगे। पैट्रिक की अपनी जर्नी भी इसी का प्रूफ है। छोटे छोटे जॉब्स करते हुए उन्होंने महसूस किया कि उन्हें लोगों को इंस्पायर करना और बड़ी पिक्चर देखना पसंद है। यही उनकी ताकत थी। उन्होंने इसे पहचाना और अपने अगले मूव्स उसी के हिसाब से चुने। यही पहला मूव है, खुद को गहराई से जानना। लेकिन इसके बाद अगला सवाल ये है कि जब क्लैरिटी आ जाए कि आप कौन हैं, तो आगे किस दिशा में बढ़ना है। और यहीं से अगला स्टेप शुरू होता है, स्ट्रैटेजी, यानी अपने मूव्स का ब्लूप्रिंट बनाना। लेसन 2, स्ट्रैटेजी, अपनी चालों का ब्लूप्रिंट बनाना। जब इंसान खुद को पहचान लेता है तो उसे क्लैरिटी तो मिल जाती है, लेकिन सफर वहीं खत्म नहीं होता। सेल्फ अवेयरनेस आपको बताती है कि आप कौन हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए जरूरी है स्ट्रैटेजी, वो ब्लूप्रिंट जो आपको पॉइंट A से पॉइंट B तक ले जाए। जिंदगी में अक्सर लोग बिना स्ट्रैटेजी के काम करते रहते हैं। उन्हें पता होता है कि उनकी ताकत क्या है, लेकिन वो उसे डायरेक्शन नहीं देते। जैसे एक लड़का था जो कॉर्पोरेट जॉब में सालों से मेहनत करता रहा। उसे ये महसूस हो गया था कि उसकी ताकत लीडरशिप है, लेकिन उसने सोचा कि बस मेहनत करता रहूंगा तो एक दिन बॉस मुझे नोटिस कर लेंगे। साल गुजर गए, लेकिन उसकी पोजीशन वहीं की वहीं रही। सेल्फ अवेयरनेस थी, लेकिन स्ट्रैटेजी का अभाव था। दूसरी तरफ एक और लड़की थी जिसे अपनी स्ट्रेंथ्स क्लियर थी। उसने तय किया कि अगर उसे लीडरशिप रोल तक पहुंचना है तो उसे अपनी स्ट्रैटेजी बनानी होगी। उसने अपने रोड मैप को छोटे छोटे स्टेप्स में बांटा। अगले 2 साल में एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना, लीडरशिप प्रोग्राम्स में शामिल होना और नेटवर्क एक्सपैंड करना उसका पहला फोकस बना। हर मूव कैलकुलेटेड था। नतीजा ये हुआ कि जैसे ही अपॉर्चुनिटी आई, उसका नाम सबसे पहले लिया गया। यही फर्क स्ट्रैटेजी बनाती है। स्ट्रैटेजी सपनों को हकीकत से जोड़ती है। पैट्रिक कहते हैं, स्ट्रैटेजी इज नॉट अबाउट बीइंग बिजी, स्ट्रैटेजी इज अबाउट मूविंग क्लोजर टू योर विजन विद एवरी स्टेप। अब सवाल यह है कि स्ट्रैटेजी प्रैक्टिकली बनाई कैसे जाए। सबसे पहले अल्टीमेट गोल क्लियर होना चाहिए। वेग सपना जैसे मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूं स्ट्रैटेजी नहीं है। स्पेसिफिक गोल होना चाहिए, जैसे 5 साल में लीडरशिप रोल या 10 साल में अपना बिजनेस शुरू करना। दूसरा, बड़े गोल को माइलस्टोन्स में तोड़ना। जैसे अगर ड्रीम बिजनेस है तो माइलस्टोन्स होंगे स्किल सीखना, इनिशियल कैपिटल जुटाना, मार्केट को समझना और फिर पायलट लॉन्च करना। तीसरा, प्रायोरिटीज तय करना। सब कुछ एक साथ नहीं किया जा सकता। स्ट्रैटेजी यही है कि किस वक्त कौन सा स्टेप लेना सबसे जरूरी है। अगर इसे रियल लाइफ में देखें तो ये उसी तरह है जैसे कोई लंबी यात्रा पर निकलना। अगर आपके पास मैप नहीं है तो आप रास्ते में इधर उधर भटकेंगे, कभी राइट टर्न, कभी लेफ्ट टर्न, और अंत में शायद आप कहीं और पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास क्लियर रोड मैप है तो हर टर्न पर्पसफुल होता है और हर कदम आपको मंजिल के और करीब ले जाता है। पैट्रिक कहते हैं कि बिना स्ट्रैटेजी के लोग अक्सर अपनी एनर्जी दूसरों के आइडियाज या रैंडम अपॉर्चुनिटीज में खर्च कर देते हैं। वो बिजी तो रहते हैं लेकिन प्रोग्रेस नहीं कर पाते। स्ट्रैटेजी ही वो चीज है जो मेहनत को डायरेक्शन और डिसीजंस को पर्पस देती है। लेसन यही है, सेल्फ अवेयरनेस आपको बताता है कि आप कौन हैं और स्ट्रैटेजी बताती है कि आपको कहां जाना है और कैसे पहुंचना है। स्ट्रैटेजी ही आपके अगले मूव्स को जोड़ने वाली इनविजिबल थ्रेड है। लेकिन एक और सच ये भी है कि स्ट्रैटेजी सिर्फ कागज पर नहीं चलती, उसे एग्जीक्यूट करने के लिए सही लोगों की जरूरत होती है। और यहीं से अगला कदम शुरू होता है, सही टीम बनाना। लेसन 3, सही टीम बनाना। अकेले जीतना नामुमकिन है। जब सेल्फ अवेयरनेस आपको बताती है कि आप कौन हैं,
और स्ट्रैटेजी ये दिखाती है कि आपको कहां जाना है। तो अगला बड़ा सवाल सामने आता है, क्या यह सफर अकेले तय किया जा सकता है? जवाब साफ है, नहीं। कोई भी बड़ा विजन अकेले पूरा नहीं होता। जिंदगी और करियर में यह सबसे कॉमन मिस्टेक है कि लोग सोचते हैं मैं सब कुछ खुद कर लूंगा। शुरुआत में यह आइडिया एक्साइटिंग लगता है, लेकिन कुछ ही समय में इंसान थक जाता है। एक लड़के की कहानी लीजिए। उसने स्टार्टअप शुरू किया। शुरू में वो खुद ही प्रोडक्ट डिजाइन करता, मार्केटिंग संभालता और क्लाइंट से भी बात करता। कुछ महीनों तक सब चलता रहा, लेकिन वर्कलोड इतना बढ़ा कि ना प्रोडक्ट संभल पाया, ना कस्टमर्स टिके। इन्वेस्टर्स ने भी पूछा, टीम कहाँ है? और उसके पास जवाब नहीं था। आखिरकार उसका स्टार्टअप बंद हो गया। अब दूसरी तरफ देखिए, एक लड़की थी जिसके पास रिसोर्सेज बहुत कम थे, लेकिन उसकी स्ट्रैटेजी साफ थी। उसने शुरू से ही 2 लोगों को साथ लिया, एक टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट, दूसरा सेल्स में स्ट्रांग। उसने खुद ऑपरेशंस और क्लाइंट रिलेशनशिप्स पर फोकस किया। हर किसी ने अपनी अपनी ताकत पर काम किया और धीरे धीरे उनका छोटा स्टार्टअप मार्केट में जगह बनाने लगा। कस्टमर्स को अच्छा सपोर्ट मिला, सेल्स बढ़ी और इन्वेस्टर्स भी इंप्रेस हुए। उनकी कहानी साबित करती है कि सही टीम ही विजन को हकीकत में बदलती है। पैट्रिक बेट डेविड कहते हैं, बिग विजन्स रिक्वायर बिग टीम्स। अकेले इंसान का जुनून शायद शुरुआत कर सकता है, लेकिन ग्रोथ के लिए सही लोगों की जरूरत पड़ती है। सही टीम बनाने के लिए 3 प्रिंसिपल्स बहुत जरूरी हैं। पहला, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ्स। सिर्फ एक जैसी स्किल्स वाले लोगों को साथ लाने से फायदा नहीं होगा। टीम ऐसी होनी चाहिए जिसमें हर इंसान की ताकत दूसरे की कमी को पूरा करे। दूसरा, शेयर्ड वैल्यूज। टैलेंटेड लोग बहुत हैं, लेकिन अगर उनकी वैल्यूज मिसमैच होंगी तो टीम टिकेगी नहीं। विजन और प्रिंसिपल्स का मैच होना सबसे जरूरी है। तीसरा, राइट रोल, राइट पर्सन। सिर्फ सही लोगों को टीम में लाना ही काफी नहीं है, उन्हें सही रोल देना इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसको समझने के लिए ऑफिस का एक छोटा एग्जाम्पल देखिए। प्रोजेक्ट्स तब फेल हो जाते हैं जब बेस्ट कम्युनिकेटर को बैकएंड वर्क में डाल दिया जाता है और इंट्रोवर्टेड कोडर को क्लाइंट संभालने भेज दिया जाता है। दोनों टैलेंटेड हैं, लेकिन उनकी जगह गलत है। स्ट्रैटेजी यही है कि किस इंसान को किस जगह बैठाना है। लेसन यही है कि स्ट्रैटेजी कागज पर तब तक बेकार है जब तक उसके एग्जीक्यूशन के लिए सही टीम ना हो। अकेले लड़कर कोई भी बड़ा गेम नहीं जीता जा सकता, लेकिन टीम बन जाने के बाद भी कहानी आसान नहीं होती, क्योंकि किसी भी चेस बोर्ड पर सिर्फ आपकी चालें नहीं, बल्कि ओपोनेंट की चालें भी चल रही होती हैं। और अगर आपको अपनी गेम जीतनी है तो सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि सामने वाले की स्ट्रैटेजी भी समझनी होगी। लेसन 4, अपोनेंट्स की चालें समझना। गेम सिर्फ आपकी नहीं है। जब आपके पास क्लैरिटी हो, स्ट्रैटेजी क्लियर हो और सही टीम साथ हो, तब भी खेल पूरी तरह आपके कंट्रोल में नहीं होता। चेस बोर्ड पर सिर्फ आपकी चालें नहीं चल रही होती, सामने वाला भी अपनी चालें सोच रहा है। और अगर आप अपोनेंट की सोच को नहीं समझते तो चाहे आपकी स्ट्रैटेजी कितनी भी अच्छी हो, वो टूट सकती है। बिजनेस और लाइफ में अपोनेंट हमेशा कोई दुश्मन ही नहीं होता। कभी वो आपका कॉम्पिटिटर होता है, कभी कोई सिस्टम, कभी मार्केट की बदलती कंडीशंस और कभी हालात। इन्हें नजरअंदाज करना खतरनाक है। एक रियल लाइफ कहानी सोचिए। एक बिजनेसमैन ने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया। उसे लगा मार्केट में उसकी तरह का कोई और नहीं है। शुरुआती महीनों में सेल्स तेज बढ़ी, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि कॉम्पिटिटर्स भी उसकी तरह की चीज लॉन्च कर सकते हैं। कुछ ही समय में दूसरी कंपनीज ने उससे बेहतर प्राइसिंग और मार्केटिंग स्ट्रेटजी के साथ एंट्री की। उसका प्रोडक्ट मार्केट शेयर खो बैठा, क्योंकि उसने सिर्फ अपनी चालों पर ध्यान दिया और अपोनेंट्स की चालों को इग्नोर कर दिया। अब कॉन्ट्रास्ट देखिए। एक और एंटरप्रेन्योर ने मार्केट में उतरने से पहले कॉम्पिटिटर्स का गहराई से स्टडी किया। उसने उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस नोट की। उसे पता था कि कॉम्पिटिटर किस तरह का ऑफर लॉन्च कर सकता है, और उसके जवाब में उसने पहले से ही प्लान बना रखा था। रिजल्ट ये हुआ कि जब दूसरी कंपनीज ने न्यू ऑफर्स निकाले, तब भी उसका प्रोडक्ट टिक गया, क्योंकि वो पहले से प्रिपेयर्ड था। पैट्रिक बेट डेविड कहते हैं, स्मार्ट प्लेयर सिर्फ अपनी मूव्स नहीं सोचते, वो सामने वाले की अगली चालों को भी एंटिसिपेट करते हैं। तो अपोनेंट्स की चालें समझने का तरीका क्या है? 1. ऑब्जर्वेशन। कॉम्पिटिटर्स की मूव्स, मार्केट ट्रेंड्स और लोगों की चेंजिंग नीड्स को ध्यान से देखना। 2. पैटर्न रिकग्निशन। अपोनेंट्स बार बार किस तरह रिएक्ट करते हैं, इसे समझना। इससे उनकी फ्यूचर मूव्स का अंदाजा लगाना आसान हो जाता है। 3. सिनारियो प्लानिंग।
अगर उन्होंने ये किया तो मेरा रिस्पॉन्स क्या होगा, इस तरह के मल्टीपल सिनेरियोज पहले से तैयार रखना। डे टू डे लाइफ में भी ये लागू होता है। मान लीजिए आप जॉब में हैं और प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं। अगर आपने सिर्फ अपनी मेहनत पर भरोसा किया तो आप मिस कर सकते हैं। आपको ये भी देखना होगा कि आपके कोलीग्स क्या कर रहे हैं, बॉस की प्रायोरिटीज क्या हैं और सिस्टम कैसे काम करता है। यही ऑब्जर्वेशन आपको आगे बढ़ने का सही मौका दिलाती है। लेसन यही है, खेल जीतने के लिए सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि दूसरों की स्ट्रैटेजी को समझना भी जरूरी है, क्योंकि जिंदगी का खेल कभी वैक्यूम में नहीं चलता। यहां हर चाल के जवाब में दूसरी चाल आती है। लेकिन अपोनेंट्स को समझ लेना ही काफी नहीं है। खेल जीतने के लिए विजन भी क्लियर होना चाहिए। ऐसा विजन जो शॉर्ट टर्म से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म गेम को डिफाइन करे, और यही हमें अगले स्टेप तक ले जाता है। लेसन 5, लॉन्ग टर्म विजन, आज से आगे देखना। स्ट्रैटेजी और ओपोनेंट्स की समझ से आप शॉर्ट टर्म बैटल्स जीत सकते हैं, लेकिन असली जीत सिर्फ आज या कल की नहीं होती। पैट्रिक बेट डेविड कहते हैं, विनर्स डोंट प्ले फॉर द नेक्स्ट मूव, दे प्ले फॉर द एंड गेम। यानी जो लोग जिंदगी और करियर में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनते हैं वो हमेशा लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं। सोचिए, एक लड़का कॉर्पोरेट जॉब करता है। उसकी पूरी फोकस हर महीने की सैलरी और अगले अप्रेजल तक ही रहती है। साल दर साल वही साइकिल दोहराता है, डेडलाइन पूरी करना, परफॉर्मेंस रिव्यू पाना, फिर अगली रेज का इंतजार करना। उसे लगता है कि यही प्रोग्रेस है। लेकिन अगर उससे पूछा जाए 5 या 10 साल बाद खुद को कहां देखते हो, तो उसके पास कोई जवाब नहीं होता। उसकी जिंदगी शॉर्ट टर्म विंस पर टिकी रहती है। अब दूसरी तरफ देखिए, एक एंटरप्रेन्योर है जिसकी कंपनी अभी छोटी है, लेकिन उसके दिमाग में साफ पिक्चर है कि 5 साल बाद उसकी कंपनी किस पोजीशन पर होगी, उसका प्रोडक्ट किस तरह एक्सपैंड करेगा और उसे किन किन मार्केट्स में जाना है। उसके हर छोटे कदम का कनेक्शन उस बड़ी विजन से है। जब चैलेंजेस आते हैं तब भी वो पैनिक नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि ये बस लॉन्ग जर्नी का एक छोटा कर्व है। पैट्रिक कहते हैं, क्लैरिटी ऑफ विजन गिव्स यू करेज इन केओस। जब आपके पास लॉन्ग टर्म पिक्चर साफ होती है तो छोटे ऑब्स्टिकल्स आपको हिला नहीं पाते। अब सवाल यह है कि लॉन्ग टर्म विजन प्रैक्टिकली कैसे डेवलप की जाए। 1. डिफाइन योर एंड गेम। साफ सोचिए कि 10-15 साल बाद आप कहां होना चाहते हैं। यह सिर्फ करियर टाइटल नहीं बल्कि लाइफ पर्पस होना चाहिए। 2. ब्रेक इट डाउन। उस बड़ी विजन को माइलस्टोन्स में बांटिए ताकि वो अचीवेबल लगे। 3. स्टे अडेप्टेबल। विजन फिक्स होना चाहिए लेकिन रास्ते फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। जैसे चेस में एंड गेम आपका गोल होता है लेकिन रास्ते बदल सकते हैं। डे टू डे लाइफ से एक रिलेटेबल एग्जाम्पल। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है। अगर उसका फोकस सिर्फ अगले एग्जाम तक है तो वो हर बार लास्ट मिनट पढ़ाई करेगा। मार्क्स आ भी जाएंगे लेकिन ग्रोथ लिमिटेड रहेगी। लेकिन वही स्टूडेंट अगर ये क्लियर कर ले कि उसका लॉन्ग टर्म विजन एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो उसकी पढ़ाई, उसकी स्ट्रैटेजी और उसकी डेली हैबिट्स सब उस बड़ी विजन के साथ अलाइन हो जाएंगी। लेसन यही है, शॉर्ट टर्म सोच आपको बस सर्वाइवल तक ले जाएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म विजन ही आपको लेगेसी तक ले जाती है। शॉर्ट टर्म विंस आपको खुश कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ विजन ही आपको दिशा देता है। पैट्रिक की लाइफ इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। छोटे जॉब से शुरू करके उन्होंने हमेशा खुद से पूछा कि अगले 20 साल में मैं कौन बनना चाहता हूं, और फिर उनके हर छोटे स्टेप ने उसी बड़ी विजन की नींव रखी। लेसन 6, डिसिप्लिन और एक्शन। विजन को रियलिटी में बदलना। लॉन्ग टर्म विजन होना बहुत जरूरी है, लेकिन विजन अपने आप रिजल्ट नहीं लाता। पैट्रिक बेट डेविड कहते हैं, विजन विदाउट एग्जीक्यूशन इज जस्ट इमेजिनेशन। यानी सपना तब तक सपना ही रहेगा जब तक उसे डेली डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट एक्शन से जोड़ा ना जाए। कई लोग बड़े बड़े सपने बनाते हैं, एक दिन मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा, एक दिन मैं लीडर बनूंगा, लेकिन जब रोज सुबह अलार्म बजता है तो वो स्नूज कर देते हैं, मीटिंग्स मिस करते हैं, प्रायोरिटीज पोस्टपोन करते हैं और छोटे डिस्ट्रैक्शंस में फंस जाते हैं। यही वजह है कि उनके सपने कभी एक्शन में बदल नहीं पाते। एक लड़के की कहानी लीजिए। उसका सपना था कि अगले 5 साल में अपना बिजनेस शुरू करे। विजन साफ था लेकिन एक्शन कमजोर। हर वीकेंड दोस्तों के साथ टाइम पास करना, हर मंथ सैलरी खर्च करना और स्किल बिल्डिंग को कल से शुरू करूंगा कहकर टाल देना, यही उसकी आदतें थी। रिजल्ट ये हुआ कि 5 साल बाद भी उसका सपना वहीं का वहीं रह गया। अब दूसरी तरफ एक और लड़की थी। उसका भी सपना एंटरप्रेन्योर बनने का था, लेकिन उसने अपने विजन को डेली हैबिट से जोड़ा। हर सुबह जल्दी उठना, रोज 1 घंटा नई स्किल्स सीखना, सैलरी का हिस्सा बचाना और वीकेंड्स पर साइड प्रोजेक्ट्स पे काम करना। धीरे धीरे उसके छोटे छोटे स्टेप्स ने एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट किया। 5 साल बाद उसका सपना बिजनेस में बदल चुका था। यही फर्क डिसिप्लिन और एक्शन बनाते हैं।
विजन डायरेक्शन देता है, लेकिन डिसिप्लिन फ्यूल देता है। प्रैक्टिकल तरीके सिंपल हैं। 1. डेली रूटीन सेट करना। विजन को छोटे छोटे डेली एक्शंस में तोड़िए। अगर गोल फिटनेस है तो रोज एक्सरसाइज करनी ही होगी। 2. कंसिस्टेंसी बनाए रखना। मोटिवेशन कभी कभी काम करता है, लेकिन कंसिस्टेंसी ही असली गेम चेंजर है। 3. डिस्ट्रैक्शंस कंट्रोल करना। सोशल मीडिया, पार्टीज या कंफर्ट जोन, ये सब छोटे छोटे ट्रैप्स हैं जो विजन से दूर करते हैं। डे टू डे एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए एक स्टूडेंट का सपना IAS ऑफिसर बनने का है। विजन स्ट्रांग है, लेकिन अगर वो रोज पढ़ाई नहीं करता, नोट्स रिवाइज नहीं करता, मॉक टेस्ट नहीं देता, तो सपना सिर्फ सपना रहेगा। वहीं अगर कोई दूसरा स्टूडेंट रोज डिसिप्लिन तरीके से पढ़ाई करता है, तो धीरे धीरे वही सक्सेस की ओर बढ़ेगा। पैट्रिक कहते हैं, डिसिप्लिन इज द करेंसी यू पे टू मेक योर विजन अ रियलिटी। यानी बिना डिसिप्लिन के विजन सिर्फ इमेजिनेशन रह जाएगा। लेसन यही है, विजन तभी वैल्यूएबल है जब उसे एक्शन और डिसिप्लिन से जोड़ा जाए। डिसिप्लिन बोरिंग लग सकता है, लेकिन यही बोरिंग हैबिट्स आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती हैं। लेकिन जब आप विजन को एक्शन से जोड़ लेते हैं, तब भी एक और चैलेंज सामने आता है, रिस्क। क्योंकि हर बड़ा कदम कंफर्ट जोन से बाहर निकलने और रिस्क लेने की मांग करता है, और यहीं से शुरू होता है अगला मूव। लेसन 7. रिस्क को गले लगाना, कंफर्ट जोन से बाहर आना। विजन और डिसिप्लिन आपको रास्ता दिखाते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलने के लिए सबसे बड़ा कदम होता है रिस्क लेना। पैट्रिक बेट-डेविड कहते हैं, विदाउट रिस्क देयर इज नो रिवॉर्ड। कंफर्ट जोन आपको सिर्फ सेफ्टी देता है, ग्रोथ कभी नहीं। जिंदगी में ज्यादातर लोग इसलिए एवरेज रह जाते हैं क्योंकि वो रिस्क से डरते हैं। उन्हें स्टेबल सैलरी, फिक्स्ड रूटीन और सिक्योर लाइफ अच्छा लगता है, लेकिन यही कंफर्ट जोन धीरे धीरे उनकी ग्रोथ को रोक देता है। एक लड़की की कहानी लीजिए। उसकी कॉर्पोरेट जॉब सिक्योर थी, हर महीने सैलरी मिलती, वीकेंड्स पर आराम मिलता, लेकिन उसके अंदर एंटरप्रेन्योर बनने का सपना था। सालों तक उसने सोचा, अभी सेफ हूं, अभी रिस्क क्यों लूं। धीरे धीरे साल बीत गए और सपना उसके माइंड में ही कैद रह गया। स्टेबिलिटी तो मिली, लेकिन रिग्रेट और फ्रस्ट्रेशन भी साथ मिला। अब दूसरी तरफ एक और आदमी था जिसके पास भी सिक्योर जॉब थी, लेकिन उसने डिसाइड किया कि वो कैलकुलेटेड रिस्क लेगा। उसने पहले सेविंग्स बनाई, स्किल्स डेवलप की और फिर एक साइड प्रोजेक्ट शुरू किया। शुरुआती महीनों में मुश्किलें आईं, इनकम फ्लक्चुएट हुई, लेकिन धीरे धीरे उसका प्रोजेक्ट ग्रो होने लगा। कुछ साल बाद उसने फुल टाइम जॉब छोड़ दी और अपना बिजनेस बना लिया। रिस्क लिया, लेकिन प्लान के साथ, और यही रिस्क उसकी ग्रोथ की वजह बना। यही फर्क है, कुछ लोग रिस्क से भागते हैं और एवरेज रह जाते हैं, जबकि जो लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं वही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनते हैं। रिस्क लेने का मतलब ये नहीं कि बिना सोचे समझी कूद पड़ना। पैट्रिक कहते हैं, रिस्क को हमेशा कैलकुलेटेड होना चाहिए। प्रिपरेशन, रिस्क लेने से पहले खुद को रेडी करना, स्किल्स, सेविंग्स और नेटवर्क बिल्ड करना। वर्स्ट केस सिनेरियो सोचना, अगर रिस्क फेल हो गया तो सबसे खराब क्या हो सकता है और क्या आप उसे हैंडल कर पाएंगे। एग्जिट प्लान रखना, रिस्क लेते वक्त हमेशा ऑल्टरनेट प्लान रेडी रखना। डे टू डे एग्जाम्पल में देखिए, अगर कोई स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो रिस्क यही है कि शायद रिजल्ट ना आए, लेकिन अगर वो पूरी प्रिपरेशन, बैकअप ऑप्शंस और क्लियर स्ट्रेटेजी के साथ चलता है तो उसका रिस्क स्मार्ट बन जाता है। वहीं अगर कोई बिना प्लान के एग्जाम देने बैठ जाए तो वो रिस्क नहीं, रेकलेस डिसीजन होगा। पैट्रिक कहते हैं, रिस्क ही वो चीज है जो आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। विजन और डिसिप्लिन आपके अंदर पोटेंशियल जगाते हैं, लेकिन रिस्क लेना ही आपको नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाता है। लेसन यही है, रिस्क को डर की तरह मत देखो, उसे ग्रोथ के ब्रिज की तरह देखो, क्योंकि कंफर्ट जोन हमेशा सेफ लगता है, लेकिन वहीं सबसे ज्यादा ड्रीम्स मरते हैं। लेकिन रिस्क लेने के बाद अगला चैलेंज और भी बड़ा होता है, फेलियर्स और सेटबैक्स, क्योंकि रिस्क हर बार सक्सेस नहीं देता और इन्हीं फेलियर्स से निपटना ही अगले स्टेप की असली ताकत है। लेसन 8, फेलियर से सीखना और वापसी करना। रिस्क उठाना जरूरी है, लेकिन हर रिस्क सफलता नहीं देता। कई बार कोशिशें नाकाम हो जाती हैं और यही पल तय करते हैं कि इंसान ऑर्डिनरी रहेगा या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनेगा। पैट्रिक बेट-डेविड कहते हैं, फेलियर इज नॉट द एंड, इट्स फीडबैक। अगर आप ध्यान से सुने तो हर गिरावट आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है।
एक एंटरप्रेन्योर था जिसने अपना पहला बिजनेस शुरू किया। बहुत उम्मीदें थीं, पर रियलिटी अलग निकली। मार्केट ने प्रोडक्ट को स्वीकार नहीं किया, इन्वेस्टर्स पीछे हट गए और महीनों की मेहनत मिट्टी में मिल गई। उस रात जब वो अकेला बैठा था, उसके मन में यही ख्याल आया, शायद मैं इस काम के लिए बना ही नहीं हूं। और इसी सोच ने उसके सपनों की रफ्तार को वहीं रोक दिया। दूसरी ओर एक और इंसान ने जब अपना पहला वेंचर खोया तो उसने खुद से सवाल किया, गलती कहां हुई? उसने हर डिटेल को दोबारा देखा, पाया कि प्रोडक्ट तो ठीक था लेकिन मार्केट रिसर्च कमजोर थी। उसने उस लर्निंग को अपने अगले प्रयास में शामिल किया। इस बार उसने मार्केट की जरूरतों को गहराई से समझा, सही ऑडियंस को टारगेट किया और धीरे धीरे बिजनेस खड़ा कर दिया। पहला फेलियर उसकी ताकत बन गया क्योंकि उसने उसे अंत नहीं, एक शुरुआत माना। यही फर्क विनर्स और क्विटर्स के बीच होता है। जो हार मान लेते हैं वो फेलियर को परमानेंट लेबल बना लेते हैं, और जो सीखते हैं वो हर गिरावट को अगले लेवल की सीढ़ी बना लेते हैं। फेलियर से उठने के लिए 3 बातें जरूरी हैं। पहली, हार में छिपे सबक को पहचानना। अगर कोई कोशिश नाकाम हुई है तो इसका मतलब है कि उस प्रोसेस में कहीं कमी थी। उसे ढूंढना और सुधारना ही ग्रोथ है। दूसरी, ब्लेम गेम छोड़ना। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों पर डाल दी तो सीख कभी हाथ नहीं लगेगी। असली ग्रोथ तभी आती है जब इंसान खुद मानता है कि गलती उसकी भी थी। तीसरी, आगे बढ़ने की हिम्मत। अतीत पर अटक कर इंसान वहीं खड़ा रह जाता है। सीख लेकर आगे बढ़ना ही रेजिलियंस है। ये प्रिंसिपल सिर्फ बिजनेस पर नहीं, जिंदगी के हर हिस्से पर लागू होता है। जैसे कोई स्टूडेंट एग्जाम में फेल हो जाए, अगर वो ये सोच ले कि मैं केपेबल ही नहीं हूं तो उसका सपना वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर वो सोचे कि मेरी तैयारी अधूरी थी, अगली बार मैं स्ट्रैटेजी बदलूंगा, तो वही फेलियर उसे सफल बना सकता है। पैट्रिक की अपनी जर्नी इसका सबूत है। उन्होंने कई बार असफलताएं देखी। छोटे जॉब से लेकर रिजेक्टेड आइडियाज तक फेलियर्स उनका हिस्सा रहे। लेकिन हर बार उन्होंने ये देखा कि गलती कहां हुई और अगली बार कैसे बेहतर करना है। यही रेजिलियंस उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। लेसन यही है कि फेलियर को फुल स्टॉप मत समझो, उसे कॉमा मानो। वो आपकी कहानी को रोकता नहीं, बस उसे पॉज देकर नया मोड़ देता है। लेकिन फेलियर से सीखना तभी कारगर है जब इंसान फ्लेक्सिबल भी हो, क्योंकि हालात हमेशा बदलते रहते हैं और बदलती दुनिया में रिजिड रहना खुद को अगले फेलियर के लिए तैयार करना है। लेसन 9, अडैप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। बदलते हालातों में टिके रहना। फेलियर से सीखना तभी असरदार होता है जब इंसान बदलते हालातों के हिसाब से खुद को ढालना जानता हो। पैट्रिक बेट डेविड कहते हैं, रिजिड माइंड्स ब्रेक, फ्लेक्सिबल माइंड्स बेंड एंड मूव फॉरवर्ड। यानी जो लोग हालात बदलने पर भी अड़कर बैठे रहते हैं वो एक ना एक दिन टूट जाते हैं, और जो खुद को बेंड कर लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं। एक बिजनेसमैन था जिसने अपना पूरा करियर एक ही प्रोडक्ट पर लगा दिया। सालों तक वो प्रोडक्ट मार्केट में चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे कस्टमर्स की जरूरतें बदलने लगी। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई, नए कॉम्पिटिटर्स आए, फिर भी उसने अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बदली। उसे लगता रहा कि जो पहले काम करता था वही आगे भी काम करेगा। नतीजा यह हुआ कि उसकी कंपनी धीरे धीरे मार्केट से बाहर हो गई। अब दूसरी तरफ देखिए, एक और एंटरप्रेन्योर ने जब मार्केट की बदलती हवा देखी तो उसने खुद को अडैप्ट किया। उसने समझा कि कस्टमर्स अब सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, एक्सपीरियंस चाहते हैं। उसने अपने मॉडल को बदला, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर इन्वेस्ट किया और नए ऑडियंस तक पहुंचा। शुरुआत में मुश्किल लगी, लेकिन एडैप्टेबिलिटी ने उसकी कंपनी को ना सिर्फ बचाया बल्कि और मजबूत बना दिया। यह सिर्फ बिजनेस की बात नहीं है, जिंदगी के हर हिस्से में एडैप्टेबिलिटी जरूरी है। सोचिए, एक स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है। वो हर बार वही पुरानी स्ट्रैटेजी अपनाता है, वही पैटर्न पढ़ता है। नतीजा ये होता है कि हर साल फेल होता है। दूसरी तरफ वही स्टूडेंट अगर अपनी स्ट्रैटेजी बदल दे, वीक एरियाज पर फोकस करे, मॉक टेस्ट से सीख ले और टाइम मैनेजमेंट पर काम करे, तो रिजल्ट भी बदल जाएगा। पैट्रिक कहते हैं कि एडैप्टेबिलिटी का मतलब वैल्यूज बदलना नहीं है, बल्कि मेथड्स को बदलना है। आपके कोर बिलीफ्स वही रह सकते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जैसे चेस बोर्ड पर आपका एंड गेम क्लियर है, लेकिन ओपोनेंट की चाल के हिसाब से आपको अपना रास्ता बदलना पड़ता है। अडैप्टेबिलिटी के 3 पिलर्स हैं। पहला, अवेयरनेस, यह समझना कि हालात बदल रहे हैं। जो लोग सिग्नल्स इग्नोर कर देते हैं वो पीछे रह जाते हैं। दूसरा, ओपननेस, नई आइडियाज और मेथड्स को अपनाने का करेज रखना। तीसरा, स्पीड,
बदलाव को जल्दी इंप्लीमेंट करना, डिले करना अक्सर फेटल साबित होता है। ये प्रिंसिपल आज की दुनिया में पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। टेक्नोलॉजी हर महीने इवॉल्व हो रही है, जॉब्स बदल रही हैं, बिजनेसेस ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। अगर इंसान सिर्फ एक स्किल या एक मेथड पर अटक रह जाए तो फ्यूचर में उसके लिए कोई जगह नहीं होगी। लेसन यही है कि अडैप्टेबिलिटी सिर्फ सर्वाइवल का तरीका नहीं, बल्कि ग्रोथ का सबसे बड़ा हथियार है। फेलियर से उठने वाले वही लोग जीतते हैं जो हालातों के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बदलना जानते हैं। लेकिन अडैप्टेबिलिटी के साथ साथ एक और चीज चाहिए, डिसीजन मेकिंग की ताकत। क्योंकि बदलते हालातों में सही समय पर सही निर्णय लेना ही असली गेम चेंजर होता है, और यहीं से हमें अगले मूव तक पहुंचना होगा। लेसन 10, सही डिसीजंस लेने की ताकत। अडैप्टेबिलिटी आपको हालातों के हिसाब से ढलना सिखाती है, लेकिन हर बदलाव के बीच खड़ा होकर सही निर्णय लेना ही असली लीडरशिप है। पैट्रिक बेट-डेविड कहते हैं, आपकी जिंदगी की क्वालिटी आपके डिसीजंस की क्वालिटी पर डिपेंड करती है। सोचिए, एक आदमी है जिसे 2 ऑफर्स मिले हैं। पहला, एक सिक्योर कॉर्पोरेट जॉब जिसमें हर महीने सैलरी फिक्स है। दूसरा, एक स्टार्टअप का हिस्सा बनने का मौका जहां रिस्क ज्यादा है लेकिन ग्रोथ की संभावना भी कई गुना है। अगर वो डर से सिक्योर ऑप्शन चुनता है तो स्टेबिलिटी तो मिलेगी, लेकिन शायद फ्यूचर में रिग्रेट भी रहेगा। वहीं अगर वो बिना सोचे समझे सिर्फ एक्साइटमेंट में रिस्की ऑप्शन चुन ले तो रिस्क उसकी जिंदगी बिगाड़ सकता है। असली ताकत यहां है बैलेंस ढूंढने की और ऐसा डिसीजन लेने की जो उसके लॉन्ग टर्म विजन से अलाइन हो। एक और कहानी देखिए। एक एंटरप्रेन्योर था जिसकी कंपनी धीरे धीरे ग्रो हो रही थी। उसके पास 2 चॉइसेस थी, या तो स्मॉल प्रॉफिट से खुश रहना और सेफ खेलना, या फिर एक्सपेंशन के लिए लोन लेना और रिस्क उठाना। उसने अपने डेटा को देखा, मार्केट को एनालाइज किया और सोचा कि क्या यह डिसीजन मेरे अगले 5 साल की विजन से जुड़ा है। जवाब हाँ में था। उसने एक्सपेंशन का फैसला लिया और उसकी कंपनी अगले लेवल पर पहुंच गई। पैट्रिक कहते हैं कि हर डिसीजन को 3 लेंसेज से देखना चाहिए। पहली, लॉन्ग टर्म विजन, क्या यह डिसीजन आपको आपके बड़े गोल के करीब ले जाएगा। दूसरी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अगर आप ये ऑप्शन चुनते हैं तो आप किस चीज को खो देंगे। तीसरी, गट इंस्टिंक्ट, नंबर्स और लॉजिक के साथ साथ आपकी इंट्यूशन भी महत्वपूर्ण है। कई बार दिल वही देख लेता है जो दिमाग से छूट जाता है। डे टू डे जिंदगी में भी यही प्रिंसिपल काम करता है। मान लीजिए एक स्टूडेंट तय कर रहा है कि उसे हायर स्टडीज करनी है या जॉब शुरू करनी है। अगर उसका विजन है रिसर्च में जाना तो हायर स्टडीज सही मूव होगी, लेकिन अगर उसे प्रैक्टिकल एक्सपोजर चाहिए और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है तो जॉब लेना बेहतर होगा। डिसीजन वही स्मार्ट है जो उसके बिगर पिक्चर से जुड़ा हो। गलत डिसीजंस जिंदगी को सालों पीछे धकेल सकते हैं, लेकिन सही डिसीजंस सालों की दूरी पल भर में कम कर सकते हैं। इसीलिए पैट्रिक कहते हैं, डिसीजन मेकिंग इज द अल्टीमेट पावर ऑफ अ लीडर। वही इंसान गेम बदलता है जो क्रिटिकल मोमेंट्स में सही फैसला करता है। लेसन यही है, डिसीजन मेकिंग क्लैरिटी और करेज दोनों का खेल है। हर डिसीजन आपके विजन से जुड़ा होना चाहिए और उस पर अमल करने का साहस भी होना चाहिए। लेकिन डिसीजंस लेने के बाद एक और चुनौती आती है, फोकस बनाए रखना, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस हमेशा आपके आसपास रहेंगे और अगर फोकस खो गया तो सबसे अच्छा डिसीजन भी बेकार हो जाएगा। यही हमें अगले स्टेप तक ले जाता है। लेसन 11, फोकस बनाए रखना, डिस्ट्रैक्शंस के बीच टारगेट पर टिके रहना। डिसीजन लेने के बाद अगली असली चुनौती है फोकस बनाए रखना। पैट्रिक बेट-डेविड कहते हैं, डिस्ट्रैक्शंस आर द साइलेंट किलर्स ऑफ ड्रीम्स, यानी बड़े से बड़ा विजन और सही डिसीजंस भी तब बर्बाद हो जाते हैं जब इंसान हर छोटी चीज से अटेंशन खो देता है। सोचिए, एक लड़का है जिसने तय किया कि वो कंपैरेटिव एग्जाम्स की तैयारी करेगा। उसके पास अच्छे नोट्स हैं, स्ट्रैटेजी भी क्लियर है और टाइम भी मैनेज किया हुआ है। लेकिन जैसे ही वो पढ़ने बैठता है, फोन की नोटिफिकेशन उसे खींच लेती है। कभी सोशल मीडिया, कभी रैंडम कॉल्स, कभी दोस्तों का इनवाइट। हर बार उसका फोकस टूटता है। रिजल्ट ये होता है कि महीनों की मेहनत भी एवरेज परफॉर्मेंस में बदल जाती है। अब इसके उलट एक और स्टूडेंट था। उसने फैसला किया कि अगले 6 महीने के लिए डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करेगा। उसने फोन पर अननेसेसरी एप्स हटा दी, स्टडी आवर्स के दौरान एयरप्लेन मोड पर रखा और एक फिक्स्ड रूटीन फॉलो किया। जब उसके दोस्त वीकेंड पर बाहर जाते, वो लाइब्रेरी में बैठा रहता। शुरुआत में सैक्रिफाइस मुश्किल लगा, लेकिन आखिरकार वही फोकस उसकी सबसे बड़ी ताकत बना और उसने एग्जाम क्लियर कर लिया। यही फर्क फोकस बनाता है। डिस्ट्रैक्शंस टेम्पररी कंफर्ट देते हैं, लेकिन फोकस परमानेंट रिजल्ट्स।
पैट्रिक कहते हैं कि फोकस बनाए रखने के लिए सबसे पहले प्रायोरिटीज क्लियर करनी पड़ती हैं। डिफाइन योर टॉप गोल्स। हर दिन खुद से पूछो, आज की सबसे जरूरी 3 चीजें कौन सी हैं। एनवायरनमेंट कंट्रोल करो। अगर आसपास का माहौल डिस्ट्रैक्शन से भरा है तो फोकस टिकेगा ही नहीं। टाइम ब्लॉक्स बनाओ। दिन को छोटे छोटे फोकस्ड सेशंस में बांटो ताकि हर ब्लॉक सिर्फ एक ही काम को मिले। ये प्रिंसिपल सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, प्रोफेशनल्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी उतना ही जरूरी है। एक बिजनेसमैन की कहानी लीजिए, जिसने अपनी कंपनी को ग्रो करना था। उसके पास कई अपॉर्चुनिटीज थीं, न्यू मार्केट्स, साइड प्रोजेक्ट्स, कोलैबोरेशंस। लेकिन उसने एक रूल बनाया, जब तक कोर बिजनेस स्ट्रांग नहीं हो जाता, कोई नई डायरेक्शन नहीं लूंगा। उसने डिस्ट्रैक्शंस को कट किया और अपनी पूरी एनर्जी कोर प्रोडक्ट पर लगाई। नतीजा यह हुआ कि उसकी कंपनी इंडस्ट्री लीडर बन गई। लेसन यही है, फोकस वो लेजर है जो स्कैटर्ड एनर्जी को रिजल्ट में बदलता है। बिना फोकस ड्रीम्स सिर्फ विशफुल थिंकिंग रह जाते हैं। लेकिन फोकस बनाए रखने के बाद भी एक और चैलेंज है, करेज। क्योंकि लाइफ और करियर में ऐसे कई मोमेंट्स आते हैं जब आपको अनपॉपुलर चॉइसेस लेने पड़ते हैं, टफ कॉल्स करनी पड़ती हैं, और वही साहस आपकी नेक्स्ट मूव को डिफाइन करता है। लेसन 12, करेज, टफ चॉइसेस लेने का साहस। फोकस आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाता है, लेकिन आखिर में जो चीज तय करती है कि आप अपने सपनों तक पहुंचेंगे या नहीं, वो है करेज। पैट्रिक बेट डेविड कहते हैं, द फ्यूचर बिलोंग्स टू द बोल्ड। डर आपको वहीं रोक देता है जहां आप हैं, और साहस आपको वहां ले जाता है जहां आप जाना चाहते हैं। जिंदगी में कई बार ऐसे पल आते हैं जब 2 रास्ते सामने खड़े होते हैं, एक आसान और सेफ, दूसरा मुश्किल और रिस्की। ज्यादातर लोग आसान रास्ता चुन लेते हैं क्योंकि वहां डर कम है, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग वही होते हैं जो मुश्किल रास्ता चुनने का साहस रखते हैं। एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल की कहानी देखिए। उसके पास स्टेबल जॉब थी, हर महीने अच्छी सैलरी आती थी, लेकिन उसके दिल में एंटरप्रेन्योर बनने का सपना था। सालों तक वो इस डिसीजन को टालता रहा, अभी सही वक्त नहीं है। डर हमेशा उसके कान में कहता, अगर फेल हो गया तो क्या होगा। अंत में उसने कभी जंप ही नहीं लिया। उसके पास स्टेबिलिटी तो रही, लेकिन रिग्रेट भी हमेशा उसके साथ रहा। अब दूसरी तरफ एक और इंसान था, उसके पास भी सेम स्टेबिलिटी थी, लेकिन उसने सोचा, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। उसने अपनी सेविंग्स का हिस्सा रिस्क में डाला, बिजनेस शुरू किया, और रास्ते में कई बार गिरा भी, लेकिन हर बार उठने का साहस रखा। फेलियर्स उसे डरा नहीं पाए, क्योंकि उसने तय किया था कि डर से बड़ी उसकी ड्रीम्स हैं। सालों बाद उसकी कंपनी एक सक्सेस स्टोरी बन गई। यही फर्क करेज का है। करेज का मतलब सिर्फ रिस्क लेना नहीं है, इसका मतलब टफ डिसीजंस लेना है, इवन जब वो अनपॉपुलर हो। कभी कभी करेज ये होता है कि सब लोग एक डायरेक्शन में भाग रहे हों और आप अकेले अपने रास्ते पर टिके रहें। प्रैक्टिकल रूप में करेज दिखाने का तरीका है, 1, अपने डर को फेस करना। डर तब तक बड़ा लगता है जब तक आप उसे अवॉइड करते हैं। 2, वैल्यूज पर टिके रहना। करेज वही है जब आप कंफर्ट से ज्यादा प्रिंसिपल्स को चुनते हैं। 3, फेलियर्स को एक्सेप्ट करना। साहस वही है जब आप जानते हैं कि गिरेंगे, लेकिन फिर भी चलना नहीं छोड़ते। डे टू डे लाइफ में भी इसे देख सकते हैं। एक स्टूडेंट था जिसने सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ जाकर आर्ट को अपना करियर चुना। सबने कहा इससे फ्यूचर सिक्योर नहीं है, लेकिन उसने साहस दिखाया और अपनी पैशन को परस्यू किया। शुरुआत मुश्किल रही, लेकिन धीरे धीरे वही आर्ट उसकी पहचान और इनकम दोनों बन गया। अगर उसके पास साहस ना होता तो वो भीड़ में खो जाता। लेसन यही है, करेज वो अंतिम शक्ति है जो बाकी सारे मूव्स को जोड़ता है। सेल्फ अवेयरनेस, स्ट्रैटेजी, टीम, फोकस सब बेकार है अगर उनमें एक्शन और साहस की कमी हो। और यही किताब का सबसे बड़ा संदेश है। अपनी जिंदगी को चेस बोर्ड की तरह देखो। अगले 5 मूव सोचो और उन्हें साहस के साथ खेलो, क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो डर के बावजूद चलते रहते हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने पैट्रिक बेट डेविड की योर नेक्स्ट 5 मूव से सीखा कि जिंदगी और करियर का खेल चेस बोर्ड की तरह है। चेस में जीत सिर्फ उस खिलाड़ी की होती है जो 5 चालें आगे तक सोचता है। ठीक वैसे ही जिंदगी में भी वही लोग जीतते हैं जो अपने मूव्स को क्लियर, कैलकुलेटेड और करेजियस रखते हैं। सोचिए आपने इस सफर में क्या क्या सीखा। सबसे पहले खुद को जानना, क्योंकि जब तक इंसान खुद को नहीं पहचानता वो दूसरों की कॉपी बनकर रह जाता है। सेल्फ अवेयरनेस ही वो आईना है जिसमें हमें अपनी असली ताकत और कमजोरियां नजर आती हैं। फिर आती है स्ट्रैटेजी। बिना स्ट्रैटेजी सपना सिर्फ विशफुल थिंकिंग है। स्ट्रैटेजी ही वो ब्लूप्रिंट है जो हमें हमारी मंजिल तक ले जाता है। इसके बाद टीम की ताकत। अकेले चलकर इंसान शुरुआत कर सकता है, लेकिन ग्रोथ हमेशा टीम के साथ होती है। सही लोग सही जगह पर हों तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता है। फिर ओपोनेंट्स की चालें समझना।
क्योंकि ये खेल सिर्फ आपकी चालों पर नहीं, दूसरों की चालों पर भी चलता है। प्रिपेयर्ड वही होता है जो सामने वाले की मूव का अंदाजा पहले से लगा ले। इसके बाद विजन, लॉन्ग टर्म डायरेक्शन। शॉर्ट टर्म विन्स आपको खुश कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म विजन ही लेगेसी बनाता है। फिर डिसिप्लिन और एक्शन। विजन सिर्फ पेपर पर अच्छा लगता है, लेकिन डेली हैबिट्स ही उसे रियलिटी में बदलते हैं। उसके बाद रिस्क लेने का साहस। कंफर्ट जोन में रहकर कोई बड़ा सपना पूरा नहीं होता। ग्रोथ हमेशा डिस्कंफर्ट के उस पार मिलती है। और फेलियर से सीखना। हर गिरावट अंत नहीं होती, बल्कि अगली शुरुआत होती है। जो इंसान हार से सीख लेता है, वही दोबारा उठकर जीतता है। इसके बाद अडेप्टेबिलिटी। बदलती दुनिया में रिजिड रहना खुद को पीछे छोड़ देना है। फ्लेक्सिबल लोग ही सर्वाइव नहीं, थ्राइव भी करते हैं। फिर डिसीजंस की ताकत। सही वक्त पर सही फैसला ही जिंदगी की दिशा तय करता है। फिर फोकस, लेजर जैसी ताकत जो स्कैटर्ड एनर्जी को रिजल्ट्स में बदल देती है। और आखिर में करेज, डर के बावजूद आगे बढ़ने का साहस ही इंसान को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। अब सोचिए, अगर आप इन 12 लेसन्स को अपनी जिंदगी में उतार लें तो कैसा बदलाव आएगा। आप रिएक्शन से डिसीजंस की ओर बढ़ेंगे, कंफ्यूजन से क्लैरिटी की ओर, औसतपन से एक्सीलेंस की ओर। पैट्रिक बेट डेविड ने यह किताब सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स के लिए नहीं लिखी, बल्कि हर उस इंसान के लिए लिखी है जो अपनी जिंदगी को पर्पसफुल बनाना चाहता है। चाहे आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या एंटरप्रेन्योर, योर नेक्स्ट 5 मूव्स आपको ये सिखाती है कि फ्यूचर को डिजाइन कैसे किया जाए। याद रखिए, एवरेज लोग बस आज देखते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग 5 मूव्स आगे देखते हैं। एवरेज लोग हर चाल पर रिएक्ट करते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग गेम को खुद कंट्रोल करते हैं। एवरेज लोग डर में डिसीजंस टालते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग साहस के साथ आगे बढ़ते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप जिंदगी ऐसे ही जीते रहेंगे जैसे बिना स्ट्रेटजी वाला चेस प्लेयर, जहां ओपोनेंट की चालें आपको चलाती हैं, या फिर आप वो खिलाड़ी बनेंगे जो खुद अपनी नेक्स्ट 5 मूव्स तय करता है और पूरी गेम की दिशा बदल देता है। अगर आपको लगता है कि ये लेसन्स आपके दिल को छू गए हैं, तो अब इन्हें सिर्फ सुनने तक मत रखिए, इन्हें अपनी जिंदगी में अप्लाई कीजिए। अपने नेक्स्ट 5 मूव्स लिखिए, क्लियर, प्रैक्टिकल और अलाइंड विद योर विजन, और फिर उन्हें डिसिप्लिन और करेज के साथ एग्जीक्यूट कीजिए। और हाँ, अगर आपको ये कहानी मीनिंगफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और स्टोरी मैग्नीफाइड को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही किताबों के सार लेकर आते रहें जो सिर्फ नॉलेज नहीं देती, बल्कि जिंदगी बदलने की ताकत देती हैं। क्योंकि आखिर में जिंदगी वही जीतता है जो सिर्फ अगला कदम नहीं, बल्कि अपनी नेक्स्ट 5 मूव्स सोचता है। और हो सकता है आपकी जिंदगी का चेकमेट, आपकी जीत बस उन 5 मूव्स की दूरी पर हो।